फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 29 दिसंबर के दोनों शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस की। मेरे पास लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से और ट्रिकी दोनों अप्रोच लगाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन जब पेपर आ जाएगा तब तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में एनालिसिस भी करता रहूँगा। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की हमारी क्लासेस चल रही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सारे करवा दिए गए हैं, वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं पहले दूसरे शिफ्ट के, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग पेपर दे के आए हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है, जीके जीएस जो भी मतलब याद है वो कमेंट में बताएं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाएं, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस मैं उधर ही शेयर कर देता हूं जो भी मिलता है मुझे। ठीक है, और कोई अपडेट होती है उधर ही दे देता हूं, पीडीएफ भी उधर ही मिलता है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, उधर फॉलो भी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैथमेटिक्स में, कहा गया 432 टू द पावर 412 मल्टीप्लाइड बाई 499 टू द पावर 431। कहा गया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इकाई अंक पूछा गया। इकाई अंक पे मेरी एक बेसिक वीडियो पड़ी होगी, नंबर सिस्टम में जाइएगा, मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा डाउट होगा। हालांकि यहाँ पे प्रश्न कर ले रहे हैं आप। देखिए, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना होता है तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब होता है। यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 है। अब आप बताइए 2 के पावर 412 है तो क्या होगी यूनिट डिजिट। आप क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4, और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट 6, अगर रिमाइंडर 1 तो आपका यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 2 तो यूनिट डिजिट 4, और अगर रिमाइंडर 3 तो यूनिट डिजिट 8। ठीक है, ऐसे 9 के केस में आपको पता होगा कि 9 के पावर कुछ भी लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 9 के केस में यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होती है, और अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होती है। ठीक है, अगर 9 के पावर इवन है यानी कि सम संख्या है तो आप यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 1 होगी। चाहे आप देख लीजिए, अगर इवन सबसे छोटी इवन 9 के पावर 2 लगा सकते हैं। 9 के पावर 2 81, यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। अगर हम विषम करेंगे यानी कि 3 करेंगे तो 729 हो जाएगा। फिर 4 करेंगे तो आपका 9 9 81 यानी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, 6561 हो जाएगा 9 के पावर 4। यानी 9 के केस में आपको याद रखना है, इवन अगर है तो यूनिट डिजिट 1, अगर ऑड है पावर तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगी। अब देखिए अगर 2 के पावर कितना है, 412। 412 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है पूरा कट जाता है, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गई 6। और यहाँ पे 9 के पावर देखो, 431 कैसी संख्या है, ऑड संख्या यानी विषम संख्या है, तो 9 के पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 होता है, यानी यहाँ पे 9 हो गया। 6 9 54। अब जो यूनिट डिजिट आई उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यानी 6 9 54। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4, तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 4। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कहा गया 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि 6 इंटू ए प्लस बी यानी 114, यानी आपका हो गया 684। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 दिया गया। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, xy इज इक्वल टू 8 दिया गया। तो आपसे कहा गया 8x क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको a प्लस बी पता है, आपको a भी पता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, यानी 2x प्लस 5y इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 3ab यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 5y। वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 12 इंटू 144 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स वाई, यानी कि 3 दूनी 6 पंचे 30 एक्स वाई, यानी कि ये हो जाएगा 240, यानी आपका हो जाएगा 12 गुणे माइनस 96। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 12 छक 72, और 12 9 108 7 115 1152 माइनस का
आपका आंसर कितना हो गया माइनस का 1152। देखो आपको दिया गया 2x प्लस 5y, आपको दिया गया xy बराबर 8। अब आपको क्या करना था, आपको सीधे सीधे देख लेना था 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब पूछा गया। 8x क्यूब 2x का क्यूब है, 5y का होल क्यूब 125y क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना था। अब आपको पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकते हैं। अब आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी आपका ये बन जाएगा ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और इंटू ए प्लस बी इधर। अब वैल्यू सबकी पता है, फटाफट पुट कर देते, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 12 का क्यूब 1728 हो जाता, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी यानी 3 दूनी 6 पंचे 30 इंटू एक्स वाई 8 इंटू ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 5y 12। तो ये आपका कितना हो जाता है 12 छक 72 12 तिया 60 यानी कि कितना हो जाता है 360 और दूना 720 चौको 2880। अगर 1728 में से 2880 घटाते तो आपका 1152 माइनस का आंसर हो जाता। तो कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ए कोई कार्य 40 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 60 दिन में कर सकता है और सी वही कार्य 80 दिन में कर सकता है। कहा जाता है कि जो ए है वो कार्य पूरा होने के 11 दिन पहले छोड़ देता है, बी जो है कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है और सी लास्ट तक कार्य करता है। तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 40 60 और 80 का एलसीएम 240 हो गया, यानी कि ए 40 दिन में 240 एक दिन में 6, बी 60 दिन में 240 एक दिन में 4 और सी 80 दिन में 240 यानी एक दिन में 3 कार्य करता होगा। हम मान लेते हैं x दिन कार्य चलता है तो ए जो है x माइनस 11 दिन कार्य करता है, यानी इसने 6 इंटू एक्स माइनस 11 कार्य किया होगा, प्लस बी ने x माइनस 8 डे कार्य करते हुए कितना कार्य किया होगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 और प्लस सी ने x दिन कार्य किया यानी 3x इज इक्वल टू 240 हो गया, यानी कि 13x इज इक्वल टू हो गया 240 प्लस 32 प्लस 66 जोड़ दीजिएगा, यानी 6 2 8 6 3 9 4 13 338 13x बराबर 338। अब आप 13x बराबर 338 कर तो 13 एक अन्नम 13 13 दूना 26 और 13 छः 78 यानी x बराबर 26 आ गया, यानी कार्य कितने दिन चला 26 दिन चला। हमने क्या किया, हमने कहा सर 40 60 और 80 का एलसीएम 240 यानी 240 यूनिट कार्य है, 40 दिन में हो रहा है यानी 6 यूनिट, 60 दिन में हो रहा है 4 यूनिट, 80 दिन में होगा 3 यूनिट। अब आपसे कहा गया था ए 11 दिन पहले छोड़ देता है यानी इसने x माइनस 11 दिन किया, बी ने 8 दिन पहले यानी x माइनस 8 दिन और ये x दिन, सबको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 26। आपका आ गया कितने दिन में कार्य खत्म हो रहा है 26 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 150 संख्याएं हैं जिनका एवरेज आपको दिया गया कि एवरेज इनका 45 है। 150 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 45 है। कहा गया गलती से क्या किया जाता है 46 की जगह पे कितना लिख दिया जाता है 86 लिख दिया जाता है। तो आपसे कहा गया ओरिजिनल एवरेज क्या होगा। देखो 46 लिखना था, हमने 86 लिख दिया, यानी हमने बढ़ाया कितना 40 बढ़ाया। अब अगर हम 40 150 संख्याओं में बढ़ाते हैं यानी हमने ज़्यादा कितना लिखा है 40/150 ज़्यादा लिखा है, यानी अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 5 8 40 यानी कि आपका हो जाएगा 0.27 के आसपास हो जाएगा। 0.27 आपने क्या लिख दिया है ज़्यादा लिख दिया, यानी जो औसत था 45 वो 45 ना होकर 0.27 कम अगर हम कर दे तो ओरिजिनल एवरेज मिल जाएगा। यानी 45 में से 0.27 घटा दीजिए यानी कि 44.73 आपका एवरेज होगा। 724 होगा लेकिन 73 हम मान ले रहे हैं, ठीक है, यानी 44.73 आपका एवरेज हो जाएगा। देखो 46 लिखना था, हमने 86 लिख लिया, यानी 40 ज़्यादा लिख लिया। 40 ज़्यादा लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 150 संख्याओं पे डिवाइड करेंगे तो ये एक संख्या को औसतन हमने 0.27 ज़्यादा लिख लिया है, तो ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा, जो एवरेज आया है उसमें से 0.27 घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता होगा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा। cos आपको पता होगा cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा। अब आपको थीटा बराबर यहाँ पे पता है 20, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 20 दिया 60 अंश, यानी कि 1/4 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/8। तो आप याद रखेंगे 1/4 cos 3 थीटा किसकी वैल्यू होती है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? कहा गया कि 210 गुणे 36 गुणे 53 गुणे 75, इसके कहा गया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर में काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 5 30 7 210। 36 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 3 12 3 36, 53 केवल 53, और 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 2, एक यहाँ आ रहा है 2 यहाँ आ रहा है, यानी कि 3 बार 2 आ रहा है। 3 कितनी जगह आ रहा है? 1 2 3, और ये कितना आ रहा है? 3 1 4 जगह, यानी 3 4 जगह आ रहा है। 5 1 2 3, 3 जगह 5 आ रहा है, यानी 5 के पावर 3 हो गया। 7 एक जगह आ रहा है, 7 के पावर 1 हो गया, ये भी खत्म हो गया। 53 एक जगह आ रहा है तो 53 के पावर 1 हो गया। ठीक है, हमने देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 2 12 3 4 7 3 10 2 12। हाँ, अब देखिएगा हमने निकाल लिया इसको, जो संख्या दी गई थी इसको प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में तोड़ लिया। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछने हैं तो सबके पावर में एक एक ऐड कर दो, यानी 3 में एक ऐड करोगे 4, 4 में एक ऐड करोगे 5, 3 में एक ऐड करोगे 4, 1 में एक ऐड करोगे 2, 1 में एक ऐड करोगे 2, सबको गुणा कर दो। 4 पंचे 20, चौको 80, दूना 160, दूना 320, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है एकदम डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि लॉस या प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस के साथ जो लिखा है वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के साथ जो लिखा है वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। यानी 8 रुपये की कोई चीज़ खरीदी जाती है और 5 रुपये में बेची जाती है, यानी नुकसान कितने का होता है? 3 रुपये का। कितने पे? 8 पे। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? आपको पता है 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 हो जाएगा 37.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? कहा गया ABC मिलके कोई कार्य 5 दिन में करते हैं, BCD अगर मिल जाते हैं तो वही कार्य 10 दिन में करते हैं, CD और A कोई कार्य 15 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है। अच्छा, और कहा गया DAB कोई कार्य कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है कि ABCD मिलके कितने दिन में करेंगे कोई कार्य। ठीक है, 5 10 15 30 का एलसीएम अगर लेने जाओगे तो हो जाएगा 60, 30 हो जाएगा। 30 है सब, हाँ 30। तो हम मान लेते हैं 30 टोटल कार्य है, यानी ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, ये एक दिन में 1 कार्य करते हैं। अब अगर आप सबको जोड़ेंगे तो A प्लस A प्लस A यानी 3A मिल जाएगा, प्लस B प्लस B प्लस B यानी 3B मिल जाएगा, ऐसे 3C मिल जाएगा और ऐसे 3D मिल जाएगा। और ये बराबर कितना आ जाएगा? 6 3 9 2 11 1 12, यानी हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर हो जाएगा 4, और A प्लस B प्लस C D मिल के 4 कार्य करते हैं। 30 करने में कितने दिन लगेंगे? 7.5 दिन लगने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि 1000 रुपये 10,000 रुपये 2 सालों में 10,000 रुपये 2 सालों में 12,200 रुपये हो जाते हैं। 10,000 रुपये 2 सालों में 12,200 रुपये हो जाते हैं, और 3 साल में 1 3 3 डुअल 0 हो जाते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, साधारण ब्याज पे दिया गया। अब बताइए 10,000 अगर 12,200 हो जाता है 2 साल में, यानी ब्याज कितना मिला? 2200 रुपये। 1 साल में कितना मिलेगा? 1100 रुपये। 1 साल का ब्याज 1100 रुपये, 10,000 रुपये, यानी कितना प्रतिशत? 11%। तो आपका ब्याज कितना आ गया? 11%। ब्याज की दर कितनी आ गई? 11%। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, कहा गया कि एक ट्रायंगल दिया गया, ये कोण 30 अंश है, ये 25 है। अब आपसे किसी भुजा की लंबाई पूछी गई हो, आपको पता है अगर ये 30 अंश है, ये h होता है, तो ये h√3 होता है, यानी कि अगर हम इसको h माने तो ये कितना हो जाएगा? tan 30 लीजिए, तो यानी 1/√3 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी h बराबर हो गया 25/√3। ये 25/√3 हो गया, और अगर आपसे ये निकालने को कहा गया होगा तो ये आपका 50/√3 हो जाएगा, 50/√3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 8 के पावर 10
नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। 9 के पावर 7 और 7 के पावर 8 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। अब देखो 8 के पावर 10 को हम 2 के पावर 30 लिख सकते हैं गुणे 9 के पावर 7 को हम 3 के पावर 14 लिख सकते हैं, 7 के पावर 8 को 7 के पावर 8 लिख सकते हैं। अब अगर आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो सबके पावर को ऐड कर दीजिएगा। 30, 14, 44, 8, 52 यानी 52 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2, 3 और 7 यही 3 प्राइम फैक्टर होंगे, 2, 3 और 7 यही प्राइम फैक्टर होंगे। लेकिन जो आपका सही माना जाता है ये एसएससी और आरआरबी जो सही मानती है वो पावर को ऐड करने पे जो वैल्यू आती है उसी को सही मानती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हाँ कि पहले साल के लिए ब्याज दर 14% है, दूसरे साल के लिए ब्याज दर 11% है, तो 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, राशि कितनी। अच्छा 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 2726, तो आपको बताना है कि सर प्रिंसिपल कितना था। आपसे कहा गया पहले साल के लिए ब्याज दर 14%, दूसरे साल के लिए 11%। आपसे कहा गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 2726 रुपये है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना यानी राशि कितनी थी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो पहले साल 14% मिला, दूसरे साल 11% यानी 2 सालों में 25% मिला और 25% जो ब्याज मिला वो 2726 के बराबर यानी प्रिंसिपल का 25% होता कितना है 1/4 हिस्सा यानी कि प्रिंसिपल का 1/4 हिस्सा 2726 है यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4 × 2726 यानी कि 104 और 27 को 108 यानी 10904 यही आपका राशि हो जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो आपको ध्यान रखना है कि 14, 15, 16 जो क्वेश्चन थे वो डीआई के सिंपल से क्वेश्चंस थे। डीआई से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो डीआई आप पढ़ के जाइएगा। डीआई के लिए मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस सबके लिए अलग अलग वीडियो बना दी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो वो सारी वीडियोज़ देख के जाएंगे मतलब एकदम आसानी से आप करके चले आएंगे। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी कि अगले प्रश्न में कहा गया कि कोई भाई साहब है रवि, उनकी और उनके पापा की आयु मतलब जो रवि के पिताजी की आयु है वो रवि की आयु के 3 गुने से 5 साल अधिक है, यानी कि रवि के फादर की आयु 3 गुना रवि से 5 साल अधिक है। ठीक है। और कहा गया 5 साल बाद उनकी आयु का योग जो होगा वो 47 साल हो जाएगा। 5 साल बाद फादर की आयु f+5, रवि की आयु r+5, दोनों मिलके कितने बना रहे हैं 47 बना रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं फादर प्लस रवि = हो जाएगा 37। फादर प्लस रवि, फादर की वैल्यू रख दो तो 3r + 5 + r ये बराबर 37 है, यानी आपका 4r बराबर 32 यानी r बराबर 8 साल हो गया। यानी रवि की आयु अभी कितनी है 8 साल, और अगर इनके फादर की पूछी जाए तो वो 29 साल हो जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अच्छा हाँ ये देख लो, A इंटरसेक्शन A यूनियन B की वैल्यू पूछी गई। देखो आप ध्यान रखना, इंटरसेक्शन मतलब होता है जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन मान लो एक सेट दिया गया 1, 2, 3 और एक सेट दिया गया 3, 4, 5 और इसका इंटरसेक्शन पूछा जाए तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो 2 और 3 इसमें भी, मतलब 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा उसमें ये दोनों आ जाएंगे। अब आप देखिए ए सेट के जितने एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों को कंबाइन करके, मान लो 1, 2, 3 और 3, 4, 5 का अगर यूनियन पूछा जाता तो कितना हो जाता 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि दोनों आ जाते। अब आप देखिए ए में ए के एलिमेंट है, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है, तो अगर इनका कॉमन पूछा जाएगा तो दोनों में ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा गया कि एक नाव है जो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाती है और 72 किलोमीटर वापस आती है, तो उसे 10 घंटे लगते हैं। अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाव की चाल पूछा गया। अब देखिए नाव की चाल अगर x हो तो धारा के विपरीत दिशा में जाने पे चाल कितनी हो जाएगी x - 3, और 72 किलोमीटर वापस आने में x + 3 स्पीड से आएगी, और टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे का, यानी इसको ऐड करने पे 10 घंटे आ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 या 216 मतलब 72 दूना 144 x हो जाएगा, बराबर 10 टाइम्स ऑफ x + 3 × x - 3 यही हो जाएगा। यानी आपका हो गया 10x² - 144x - 90 = 0। 90 धाम में 900, 900 को 2 ऐसे फैक्टर, अच्छा 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5x² - 72x माइनस ये कितना हो जाएगा 45 बराबर 0। अब 45 पंचे 225 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पे 72 आए, 225 के
तो 5 से काटोगे 45 आएगा, 3 से काटोगे 75, यानी कि ये हो जाएगा 75 और 3 यानी 5x² माइनस 75x और प्लस 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 15, यानी नाव की चाल है 15। तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। तो आपसे पूछा गया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, इसकी वैल्यू पूछी गई। अब देखो x प्लस 1/x अगर 4 है तो x² प्लस 1/x², 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 हो जाएगा। और अगर x² प्लस 1/x² 14 है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 कम हो जाएगा, यानी 194 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किसी आयत के लिए क्षेत्रफल जो है वो 300 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। कहा गया विकर्ण जो है, यानी कि विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये बराबर आपको दिया गया 25। तो आपसे कहा गया परिधि क्या होगी। अब देखो अंडर रूट में l² प्लस b² बराबर 25 है, तो हम कह सकते हैं l² प्लस b² बराबर 625 हो जाएगा। और आपको दिया गया एल बी, यानी क्षेत्रफल एल बी बराबर कितना दिया गया 300। अब आप देखिए परिमाप कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, यानी 2 गुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमें एल प्लस बी की वैल्यू निकालनी जरूरी होगी। हम कह सकते हैं एल प्लस बी होता कितना है, अंडर रूट में l² प्लस b² यानी 625 प्लस 2lb यानी कि 600 यानी 1225, इसका वर्गमूल 35। अब l प्लस बी अगर 35 है तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी यानी 70 हो जाएगा, यानी आपकी परिमाप मतलब आयत का परिमाप कितना आ गया 70। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 98। तो आपसे a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू पूछी गई। कितने आसान आसान प्रश्न। अब देखो a² प्लस 1/² 98, तो a प्लस 1/a कितना हो जाएगा 10। a प्लस 1/a अगर 10 है, या a प्लस 1/a अगर k होता है, तो a³ प्लस 1/a³ k³ माइनस 3k, यानी कि 10 का क्यूब 1000 में से 30 घटेगा 970 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, कहा गया कि किसी वस्तु को 360 में बेचने पे 10% का नुकसान होता है। तो अगर हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। देखो अगर हम माने CP 100 रहा हो तो 10% का नुकसान यानी 90 में बिकी है, और 90 बराबर दिया गया 360। 90 अगर 360 है तो 1 बराबर 4, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 400 हो गया। अब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, इसको 30% लाभ पे यानी 120 के लाभ पे बेचना है। 400 रुपये क्रय मूल्य, 120 का लाभ लेना है, यानी बेचना कितने में 520 में, यही पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया cos A डिवाइडेड बाई cos A के -1 प्लस cos A डिवाइडेड बाई cos A के +1 इज इक्वल टू 2। तो आपसे A की वैल्यू पूछी गई। अब देखो ये प्रश्न कैसे करेंगे, अगर आप हर बराबर करोगे तो cos A के यही बचेगा, बाकी cos A माइनस में प्लस में कट जाएगा, यानी 2 cos A इंटू cos A के cos A अपॉन cos A के इंटू cos A के +1 इंटू cos A के -1, cos A के स्क्वायर -1 बनेगा, जो कि होता कितना है cot स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए इधर चला आएगा, ये बराबर 2 है। ये कट गया, ये कट गया, इससे इसकी पावर कट गई, यानी 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी 2 tan ए इक्वल टू 2, यानी ए बराबर कितना हो गया 45 है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे कहा गया कि 5 वर्ष में 60% साधारण ब्याज मिलता है, तो 6250 रुपये पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से क्या होगा। देखो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 60% मिलता है। 5 साल में 60% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 12%। अब आपसे 2 साल के लिए 6250 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। आप एक चीज़ बताओ, 12% 1 साल का ब्याज दर है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 12 + 12 + 12 उड़ी 12/100, यानी कि 25.44%। अब इसका 25.44% निकाल लो, यानी कि इसमें 6.25 से गुणा कर दो। 6.25 से 62.5 से गुणा करोगे, 62.5 से गुणा कर दो। अब 62.5 से गुणा करने के लिए आप गुणा कर सकते हो कैसे भी करके, आपका यही साधारण ब्याज आ जाएगा। 1500 से थोड़ा ज़्यादा यानी 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, 1600 प्लस कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया x + 4/x -4 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया x² - 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा x² + 4 - 4x इज इक्वल टू 0, यानी ये लिखा हुआ x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 2 हो गया। अब x बराबर 2 हो गया तो यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाए। अगले प्रश्न पे आता है। कहा गया cot θ इज इक्वल टू 3/√5
तो आपसे वैल्यू पूछी गई 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3/5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√5। कॉट थीटा कितना होता है? आधार बटे लंब, यानी √5 हो गया। यहाँ पे कॉट थीटा नहीं दिया हो गया होगा, अच्छा चलो कॉट थीटा ही दिया गया हो, तो ये हो जाएगा √14। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो। 6 सेक स्क्वायर थीटा यानी 6 इंटू 14/9 माइनस 5/3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 14/5/3/5 सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 14/9 माइनस 5/3 14/5। अब देखो 14 14 14 14 कट गया, यानी आपका कितना आया? 6/9 यानी 2/3 माइनस 5/3 इंटू 14/5 यानी 1/3 बटे 3/5 इंटू 1/9 यानी कि ये हो गया 1/15 माइनस ये 5 5 कट गया 1/3, यही हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/3, नीचे आ जाएगा इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -4/15, 3 बचे 15, 5 ऊपर चला जाएगा -5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको वैल्यू निकालनी थी थीटा की। मैंने आपको बताया tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 हो तो a प्लस बी 90 यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 18 अंश। ठीक है, tan a इंटू tan b 1 कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90 अंश होता है, बात खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? कहा गया कि √12 इंटू √18 प्लस √0.04 प्लस √0.64, इसको सिंप्लीफाई करना था। देखो ये लिखा हुआ 0.8 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 0.2 का स्क्वायर यानी 0.8 प्लस 0.2 यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस आपको पता है 12 × 18 196 हो जाएगा, 216 कितना हो जाएगा? 12 × 96 216 यानी ये 6√6 हो जाएगा। अरे ये देखिए ये लिखा हुआ 2√3 और ये लिखा हुआ 3√2 यानी 2 3 6√6, 6√6 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया 0.22 बार, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब देखो अगर आपको पता है 0.xy बार होता है तो आप क्या करते हैं? जितने अंकों पे बार लगा हुआ है पहले वो अंक उतारो, बटे जितने अंकों पे बार लिखा हुआ उतने बटे में 9 लिख दो। यहाँ पे 2 अंकों पे बार है यानी 22/99 इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, 11 9 99 11 2 22 यानी इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी हो गई? 2/9। अगले प्रश्न पे आते हैं, समझ आ गया ना? कहा गया कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी गई। देखो sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 यानी a प्लस बी की वैल्यू 60 अंश हो गई। cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 अंश हो गई। अब अगर a प्लस बी 60 a माइनस बी 30 तो a बराबर कितना हो जाएगा? 45। दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा? 15। दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया a कोई कार्य 12 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, b वही कार्य 12 दिन में कर सकता है और c वही कार्य 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे कहा गया कि a और c मिल के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो सीधे सीधे इसमें b का कोई कार्य नहीं था। अगर a 15 दिन में कर सकता है, b 12 दिन में कर सकता है, c 18 दिन में, a और c कितने दिन में करेंगे? 15 × 18 बटे 15 धन 18 यानी कि आपका हो गया 90/11 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 26 है। एलसीएम दिया गया 156 है, एचसीएफ 26 है। कहा गया दोनों संख्याओं का अंतर आपको दिया गया 26 है, तो आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछा गया। अब ध्यान रखिएगा दो संख्याओं का अगर आपको दिया गया एचसीएफ 26 है तो पहली संख्या 26x होगी, दूसरी संख्या 26y होगी, जहाँ पे x और y को प्राइम नंबर होंगे और इनका अंतर दिया गया 26, यानी हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1। अब आप देखिए इसका अगर एलसीएम निकालें 26x 26y का तो 26xy हो जाएगा, जिसकी वैल्यू दी गई 156, 26 छक्के 156 यानी x वाई बराबर 6
और x माइनस वाई बराबर 1, यानी x बराबर 3 y बराबर 1। अब अगर x बराबर 3 y बराबर 1 हो गया, इनका योगफल पूछा गया, यानी 26x प्लस 26y, यानी 26 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 4, 26 चौको 104, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 25,000 रुपये को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने पे वो राशि 36,000 बन जाती है। तो आपसे कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो 25,000 2 साल में 36,000, 2 साल दिया गया तो दोनों का रूट लगा दो, दोनों पे रूट लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा 5, ये 1 जीरो और बढ़ा देना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5 के बाद 2 जीरो, ये आपका आ जाएगा 6 के बाद 2 जीरो, यानी 1 साल में 500 रुपये 600 रुपये होते हैं। अगर रूट लगा देंगे तो 2 साल से 1 साल में आ जाएगा। 500 रुपये 600 रुपये होते हैं, यानी कि ब्याज कितना मिलता है 100 रुपये, 500 पे 100 रुपये ब्याज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो यही पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक मिक्सचर है एसिड और एल्कोहल का, एसिड और एल्कोहल उसमें है, क्या क्या है, एसिड और एल्कोहल, ठीक है, यानी शराब का और एल्कोहल का पता नहीं किस चीज़ का मिक्सचर है। कहा गया ये 3:2 के अनुपात में एसिड और एल्कोहल है। अब कहा गया अगर हम इसमें 10 लीटर एल्कोहल ऐड कर देते हैं तो जो मिक्सचर की मात्रा है वो 3:4 हो जाती है। यानी कि देखिए हमने ऐड क्या करा, एल्कोहल ऐड किया, कितना 10 लीटर। अब आप देखिए 2 पहले मात्रा थी एल्कोहल की, अभी 4 हो गई अनुपात में, ठीक है, यानी कि अनुपात कितना बढ़ा, 2 अनुपात जो है वो 10 लीटर के बराबर है, यानी 1:5 लीटर के बराबर है। यानी एसिड कितना था 3 × 5, एल्कोहल कितना था 2 × 5, यानी पहले 15 लीटर एसिड था और 10 लीटर एल्कोहल था, यानी कुल मात्रा 25 थी, ठीक है। अभी कितनी हो गई 3 4 7 और × 5 35 अभी हो गई। तो आपसे यही पूछा गया था पहले कितनी मात्रा में थे, ठीक है, एसिड और एल्कोहल मिला के मिक्सचर कितनी मात्रा में था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि एक आदमी क्या काम करता है, 8 मैच जीत जाता है, 8 मैच जीत जाता है। कहा गया 12 मैच हार जाता है, और कहा गया 13 मैच ड्रॉ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं। तो आपसे कहा गया उसका लूजिंग परसेंटेज कितना, लूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप हारा कितना मैच, 12 बटे कुल मैच कितने हुए, 8 12 30 और 13 33। जैसे आप प्रतिशत निकालते हो वैसे निकालना, बस इधर 100 से गुणा नहीं करना है तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 11 33, यानी 4/11 उसके हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जितना हारा 12, कुल मैच कितने हुए 8 12 30 8 12 20 और 13 33, वही लिख देना है। प्रतिशत जैसे निकालते हो सेम काम करना है, बस आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पे 100 से गुणा नहीं करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास थे, मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी याद आता है तो ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ मिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, पढ़ते रहें, सिलेक्शन जरूर